नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की परीक्षाओं और तैयारी को ध्यान में रखकर आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे। आप सभी जानते हो कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात अगर हम करें तो हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि इस महाद्वीप में बड़े पर्वत कौन कौन से हैं, पठार कौन से हैं, यहाँ मरुस्थल कौन है, ज्वालामुखी कौन है और यहाँ पर प्रमुख झीलें कौन हैं, ग्रेट लेक्स क्या है, आदि चीज़ों का सभी चीज़ों को विथ मैप में और विथ डायग्राम में हम लोग देखेंगे और जानेंगे सभी चीज़ों को। हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए, आप सभी का मैं अवधेश उपाध्याय अपने YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक एक नाविक ने की थी। किसने की थी? कोलंबस नामक नाविक ने। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक एक नाविक ने की थी। किसने की थी? कोलंबस नामक नाविक ने। अमेरिका महाद्वीप जो है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इनको जो अमेरिका नाम मिला है वो एक व्यक्ति के नाम पर मिला है जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुक्की। क्या नाम है? अमेरिगो वेस्पुक्की। इसके नाम पर इसे अमेरिका नाम या उत्तरी अमेरिका नाम दिया गया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए, जैसा आप लोग जान चुके हो कि अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और अफ्रीका के बाद। तो देखते हैं इसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले इसको समझ लो है कहाँ पे। देखेंगे इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ से ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ मैं मार्कर दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर कौन सी नहर है? पनामा नहर है। इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए, ये पूरा का पूरा, ये कौन सी है? यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये वाला भाग भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही आता है। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार। सबसे पहले देख लेते हैं विस्तार। देखेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है। इसके दक्षिण में देखिए कैरेबियन सागर है। कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठें और ध्यान से लिखते चलें। उत्तर में कौन है? आर्कटिक ओशियन और दक्षिण में कौन है? कैरेबियन सागर। इसकी दक्षिणी सीमा कौन तय करता है? पनामा नहर। कौन तय करता है? पनामा नहर। पनामा नहर के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अर्थात पनामा नहर कैसी नहर है? पनामा नहर एक ऐसी नहर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है, अलग करती है। ठीक है, तो पनामा नहर इसके दक्षिण में है, कैरेबियन महासागर है, कैरेबियन सागर है, सॉरी। चलिए, अब देखते हैं इसके उत्तर में। यहाँ पर देखिए, इसके उत्तर में ये वाला पूरा भाग जो ये कटा हुआ दिख रहा है, ये वाला भाग है अलास्का। क्या है इसका नाम? अलास्का। सबसे उत्तरी भाग क्या है? अलास्का। और ये किसका भाग है? इसका नाम है अलास्का। ये किसका भाग है? ये भाग है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अमेरिका वाले भाग का अमेरिका का भाग है कौन? अलास्का। अलास्का को अमेरिका ने 1867 ईस्वी में किससे खरीद लिया था? रूस से खरीद लिया था, $72 लाख में। कितने डॉलर में? $72 लाख में। याद रखिएगा, अलास्का यूएसए का प्रायद्वीप है और यूएसए प्रायद्वीप को इस अलास्का क्षेत्र को यूएसए ने कब खरीदा था? 1867 में। कितने पैसे में खरीदा था? $72 लाख में। किससे खरीदा था? रूस से खरीदा था। देखेंगे, अलास्का के उत्तर में बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। ये आपको दिख रही होगी। देखिए, मैं लिखे भी दे रहा हूं बोर्ड में, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। तो भाई बेरिंग जल संधि किन दो
महाद्वीपों के मध्य है। तो देखिए बेरिंग जल संधि के उत्तर में एशिया, यहाँ से एशिया चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। एशिया का ये कौन सा क्षेत्र है? रूस का क्षेत्र है। इसी रूस ने अपने इस अलास्का भाग को अमेरिका को बेच दिया था। कब बेच दिया था? 1867 ईस्वी में। ठीक है, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच एक जल संधि है। जल संधि का नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि क्या होता है? तो जल संधि ऐसा भाग होता है, समुद्री भाग होता है, जो दो जल राशियों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है। देखिए दो जल राशियों को कौन कौन को जोड़ रहा है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रहा है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ रही है? बेरिंग जल संधि। और ये दो महाद्वीपों को कौन कौन से अलग कर रही है? एशिया को किससे अलग कर रही है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। देखिए यहाँ अलास्का है, मतलब कहने का मतलब क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक ओशियन है और आर्कटिक ओशियन के पास कौन सा है? अलास्का क्षेत्र है। अलास्का क्षेत्र है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? अलास्का। और दक्षिण में क्या है? कैरेबियन सागर, पनामा नहर। फिर देखेंगे इसके पूरब में क्या है? ये कौन सा भाग है? पूरब। तो देखिए पूरब में क्या है? पूरब में देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर है। कौन है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखो ध्यान से, उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहीं पर देखिए एक सारगेसम नामक घास के कारण, रेड घास के कारण यहाँ पर एक सागर बनता है जिसका नाम क्या है? सारगेसो सागर। कौन सा सागर? सारगेसो सागर। वो कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके पश्चिम में क्या है। तो देखिए पश्चिम में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। इसके इस वाले क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में भी कौन है? प्रशांत महासागर है। मतलब इस पूरे क्षेत्र में कौन सा महासागर पाया जाता है? प्रशांत महासागर। और पूर्वी क्षेत्र में कौन? उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक में कौन? सारगेसो सागर। ठीक है, चलिए सबसे क्रमबद्ध रूप से देखते चलेंगे। सबसे ऊपर कौन? अलास्का। अलास्का के बाद देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कहने के लिए तो 23 देश हैं। कितने देश हैं? 23। लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं। 3 कितने कौन से हैं? 3 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं। और ये 3 देश कौन से हैं? देखिए सबसे ऊपर है कनाडा, मध्य में है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और नीचे है यूएसए के नीचे इस वाले क्षेत्र में है मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं। क्या क्या नाम है? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। अब देखते हैं कि भाई इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कौन सा पर्वत है? देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। दुनिया का दूसरा लंबा पर्वत, सब लोग लिखते चलेंगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत। और इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है रॉकी। क्या नाम है? रॉकी। देखेंगे ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा क्षेत्र रॉकी पर्वत कहलाता है। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत की लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर। कितनी है? 4800 किलोमीटर। चलिए, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और या फिर हम कहें लंबा पर्वत कौन सा है? रॉकी। और इसकी लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर। तो भाई कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख के बताइएगा कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है। ठीक है, ये दूसरा है, तो सबसे पहला कौन सा लंबा पर्वत है? चलिए इसके अलावा देखते हैं और कौन कौन से पर्वत यहाँ पाए जाते हैं। तो देखेंगे अलास्का रेंज में यहाँ पर एक पर्वत है, जो ये वाला भाग, ये वाला, इसको कहा जाता है अलास्का पर्वत। कौन सा पर्वत? अलास्का पर्वत। देखिए यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, अलास्का पर्वत। दूसरा देखिए ये वाला जो पर्वत है इसको कहा जाता है ब्रुक्स रेंज। कौन सा रेंज? ब्रुक्स रेंज। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? ब्रुक्स पर्वत। ये वाला जो पर्वत दिख रहा है, ये वाला कहलाता है मैकेंजी पर्वत। कौन सा पर्वत? मैकेंजी पर्वत। पेन कॉपी लेके लिखते रहिए, ठीक है। अलास्का पर्वत, ब्रुक्स पर्वत और मैकेंजी पर्वत, ये तीनों पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? अलास्का के क्षेत्र में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, तो ये 3 ये पर्वत हैं। फिर एक हो गया रॉकी पर्वत। देखिए कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। फिर एक पर्वत और है, यहाँ पर देखिए ये वाला पर्वत दिख रहा है आपको, ये वाला, इस वाले क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए वाले भाग में। किस वाले भाग में?
यूएसए वाले भाग में। कौन सा पर्वत है? अपलेशियन पर्वत, याद रखिएगा, अपलेशियन पर्वत। ठीक है, तो कुल कितने पर्वत हो गए भाई? अलास्का पर्वत, ब्रुक्स पर्वत, मैकेंजी पर्वत, अपलेशियन पर्वत और रॉकी पर्वत। ये कुल 5 पर्वत महत्वपूर्ण पर्वत हैं। ठीक है, सब लोग लिख लीजिए, अलास्का, ब्रुक्स, मैकेंजी और अपलेशियन पर्वत। चलिए, अपलेशियन पर्वत किस क्षेत्र में है? अपलेशियन पर्वत यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किस तट पर? पूर्वी तट पर है। ठीक है, अपलेशियन पर्वत। रॉकी पर्वत कनाडा और यूएसए दोनों की सीमाओं पर पाया जाता है। चलिए, अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो देखेंगे इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 मरुस्थल हैं। कितने मरुस्थल हैं? 2। एक मरुस्थल ये है, ये वाला, और एक मरुस्थल ये है। ठीक है, एक है कनाडा और यूएसए की सीमा पर, कनाडा और यूएसए की सीमा पर, और एक मरुस्थल कौन है? एक है केवल यूएसए में। तो देखिए क्या नाम है इस वाले मरुस्थल का? नाम है पहले का मोजेब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? मोजेब मरुस्थल। ठीक है, इस वाले मरुस्थल का क्या नाम है? मोजेब मरुस्थल। और इसका क्या नाम है? दूसरे वाले मरुस्थल का नाम क्या है? इसका नाम है सोमेरन मरुस्थल। सोमेरन मरुस्थल। क्या नाम है? सोमेरन मरुस्थल। तो भाई मरुस्थल कुल कितने हो गए? 2। मोजेब मरुस्थल और दूसरा कौन सा हो गया? सोमेरन मरुस्थल। चलिए, अब यहां पर हम थोड़ी सा ये देख लें कि ये जो 3 महत्वपूर्ण देश हैं इनकी सीमाएं कौन कौन बनाता है। ठीक है, 3 जो महत्वपूर्ण देश हैं इनकी सीमाएं कौन कौन बनाता है। देखेंगे, ये वाला भाग तो आपको पता चल गया, ये कौन सा भाग है? किसका? अलास्का का। ठीक है, और ये किसका भाग है? यूएसए का है। देखेंगे यहां से लेकर और ये पूरा भाग यहां तक, ठीक है, ऊपर वाला भाग कहलाता है कनाडा। ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा भाग, हडसन की खाड़ी भी कनाडा में आती है, ये पूरा का पूरा भाग कहलाता है कनाडा। ठीक है, इस वाली लाइन से और यहां से नीचे वाला भाग कहां तक? रियो ग्रांडे नदी तक, ये कहलाता है यूएसए। ये कौन कहलाता है? यूएसए। यहां से लेकर इस वाले भाग में क्या कहलाता है? यूएसए। रियो ग्रांडे नदी के दक्षिण में कहलाता है कौन? दक्षिण में कहलाता है मैक्सिको। और मैक्सिको के दक्षिण में यहां तक पनामा नहर तक, कहां तक? पनामा नहर तक 7 छोटे छोटे देश हैं। कितने देश हैं? 7 छोटे छोटे देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया होगा। ये है अलास्का, ये पूरा भाग कौन सा कहलाता है? कनाडा। ये पूरा भाग कौन सा कहलाता है? रियो ग्रांडे नदी तक, यूएसए। और इसके नीचे कौन सा? मैक्सिको। और मैक्सिको के नीचे 7 छोटे छोटे देश हैं। चलिए, अब भाई आपको पर्वत पता चल गया है ना, मरुस्थल पता चल गया, तो अब देख लेते हैं इस क्षेत्र में मुख्य खाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे खाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। देखेंगे, ध्यान से देखना, ऊपर से देखेंगे। सबसे पहले देखो, इस वाले क्षेत्र में आर्कटिक ओशियन के दक्षिण में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में, आर्कटिक महाद्वीप के दक्षिण में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में एक सागर है जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। क्या नाम है? ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा सागर? ब्यूफोर्ट सागर। अब इस ब्यूफोर्ट सागर में मैकेंजी नदी अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। ये नदी देखिए इन झीलों से होकर यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। क्या नाम है? मैकेंजी। ये एक प्रमुख नदी है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है जो कनाडा में बहती है। नाम क्या है? मैकेंजी। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? ब्यूफोर्ट सागर में। चलिए, ये कुछ झीलें हैं, इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले खाड़ी देख लें। तो यहाँ पर बनती है मैकेंजी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैकेंजी की खाड़ी। फिर देखेंगे यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में ये जो दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन की खाड़ी। ठीक है, इसके अलावा देखो इसी के उत्तर में ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक बफिन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बफिन की खाड़ी। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये बफिन की खाड़ी है, ये वाला भाग, ये बफिन की खाड़ी है। फिर देखेंगे इसके अलावा और नीचे आइए, और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर जो एफ दिख रहा है, ये फंडी की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? फंडी की खाड़ी। फंडी की
खाड़ी, कौन सी खाड़ी है? फंडी की खाड़ी। यहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, याद रखिएगा, फंडी की खाड़ी में दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, ठीक है, किसमें? फंडी की खाड़ी में। फिर और नीचे आइए तो देखेंगे ये हडसन की खाड़ी है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। ये हडसन की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। इस मैक्सिको खाड़ी के देखिए यहाँ पर ये वाला जो एफ दिख रहा है ये फ्लोरिडा है, और यहाँ पर युकाटन प्रायद्वीप है। ये वाला युकाटन प्रायद्वीप है, उत्तरी अमेरिका का कौन सा? युकाटन प्रायद्वीप, ये वाला भाग जो ये ऊपर दिख रहा है। और ये कौन सा? फ्लोरिडा। देखेंगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर वेस्ट इंडीज कंट्रीज़ हैं। वेस्ट इंडीज, जो क्रिकेट देखते हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वेस्ट इंडीज कंट्रीज कुछ छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बनी हुई कुछ देशों के समूह होते हैं, ठीक है। वेस्ट इंडीज कंट्री, इन पर अधिकतर दूसरे देशों का अधिकार है, अर्थात ये आश्रित कंट्री है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में, जहाँ कैरेबियन सी है, इस तरफ वाले भाग में, ठीक है, वेस्ट इंडीज कंट्री पाई जाती हैं। और उनमें से एक कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। और क्यूबा को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूबा को शक्कर का कटोरा। यहाँ शक्कर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कौन सा? क्यूबा। देखिए ये है क्यूबा। अब देखेंगे यहाँ है फ्लोरिडा। तो भाई फ्लोरिडा होने के कारण यहाँ पर क्या होती है? फ्लोरिडा जल संधि बनती है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला देखिए लाइन दिख रही है, क्यूबा और फ्लोरिडा प्रायद्वीप के बीच में कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा जल संधि। इस वाले क्षेत्र में फ्लोरिडा जल संधि। फिर देखेंगे यहाँ पर युकाटन प्रायद्वीप है, तो युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में युकाटन चैनल है। कौन है? युकाटन चैनल। याद रखिएगा, युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में कौन है? युकाटन चैनल है। कौन है? युकाटन चैनल। और ऊपर कौन है? फ्लोरिडा जल संधि। क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि। और ये वाला कौन सा भाग है? ये वाला भाग कहलाता है मैक्सिको की खाड़ी। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर ये वाला भाग दिख रहा है, ये कैलिफोर्निया है। क्या है? कैलिफोर्निया। इसको कैलिफोर्निया प्रायद्वीप कहा जाता है। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जल है, इस वाले भाग में जल पाया जाता है। ये समुद्री क्षेत्र, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ पर कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। इस वाले में कौन सा भाग, कौन सी खाड़ी पाई जाती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब देखेंगे, इतना समझ में आ गया। देखो क्या क्या समझ में आया। यहाँ अलास्का है, अलास्का में 3 पर्वत हैं। कौन कौन सी? अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज। ये रॉकी पर्वत है, ये अपलेशियन पर्वत है, ये हडसन की खाड़ी है, यहाँ मैकेंजी की खाड़ी है। फिर देखेंगे ये ब्यूफोर्ट सी है, ये आर्कटिक ओशियन है उत्तर में, ये एशिया है, और एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि अलग करता है। देखेंगे कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच बफिन की खाड़ी है, और यहाँ पर हडसन की खाड़ी है। अब देखेंगे हडसन की खाड़ी, हडसन जल संधि, यहाँ पर देखिए हडसन जल संधि है। कौन सी? हडसन जल संधि, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच ये कोलंबिया प्रायद्वीप है। कोलंबिया का नाम सुना होगा, यहाँ पर कोलंबिया प्रायद्वीप है। ग्रीनलैंड और कोलंबिया के बीच डेविस जल संधि है। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। यहाँ पर डेविस जल संधि है, ठीक है। अब देखो इसी डेविस जल संधि के और ग्रीनलैंड के दक्षिण में लेब्राडोर सी है। कौन सा सी है? लेब्राडोर सी। यहीं पर लेब्राडोर की जलधारा चलती है। कौन सी जलधारा? लेब्राडोर की जलधारा। देखेंगे ग्रीनलैंड, और ये यूनाइटेड किंगडम का एक देश है जिसको आइसलैंड कहा जाता है। ग्रीनलैंड पर ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर कोई पूछे तो कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का। अब देखेंगे ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच एक जल संधि पाई जाती है। ये क्या है? देखिए लाइन, कटी हुई लाइन है, ये जल संधि है। किसके बीच? आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच। इस जल संधि को क्या कहते हैं? डेनमार्क जल संधि। कौन सी जल संधि? डेनमार्क। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का, और ये है आइसलैंड। तो भाई डेनमार्क का अधिकार होने के कारण कौन सी जल संधि बन जाती है? यहाँ पर डेनमार्क जल संधि बन जाती है,
ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए लेब्राडोर सी है, ये नॉर्थ अटलांटिक सी है, ये सारगेसो सागर है। यहाँ पर क्यूबा है, यहाँ पर कौन है, फ्लोरिडा जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि। और यहाँ पर युकाटन प्रायद्वीप है, तो भाई युकाटन चैनल पाया जाता है। ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये पनामा नहर है। पनामा नहर किसको अलग करती है? पनामा नहर परीक्षा में आए तो किसको अलग करती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। चलिए अब देखेंगे इसके बाद यहाँ पर कैरेबियन सागर है। कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं इस प्रायद्वीप में मुख्य झीलें कौन सी पाई जाती हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखेंगे सबसे पहले देख लेते हैं कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं। कनाडा की झीलें, कनाडा की झीलें ध्यान से देखेंगे जो ये गोल गोल दिख रहा है ये वाला भाग, ये झीलें हैं। और ये देखिए इस लाइन के ऊपर वाला भाग क्या है? कनाडा है। तो कनाडा में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? देखिएगा यहाँ पर जो बी लिखा है, बी का मतलब होता है ग्रेट वियर झील। कौन सी? ग्रेट वेरियर या वियर झील, वेरियर झील। ये है जो एस लिखा है, तो एस का मतलब होता है ग्रेट स्लैब झील। कौन सी झील? ग्रेट स्लैब झील। लिखते चलिए, है ना, बियर के नीचे कौन सी? स्लैब। फिर ए लिखा है, तो ए का मतलब क्या है? ग्रेट अथावास्का झील। कौन सी झील? अथावास्का झील। कौन सी झील है? अथावास्का। ये ग्रेट बियर, ये ग्रेट स्लैब, ये अथावास्का। आर का मतलब रेंडियर झील। कौन सी झील है? रेंडियर झील। रेंडियर झील के बाद देखिए डब्लू का मतलब होता है विनिपेग झील। विनिपेग झील याद रखिएगा। कौन सी झील? विनिपेग। डब्लू का मतलब विनिपेग झील। और एन लिखा है, तो एन का मतलब होता है निप्पीगन झील। कौन सी? निप्पीगन झील। तो देखिए कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं, देखिए ध्यान से। कनाडा की झीलें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग और निप्पीगन झील। कौन सी झील? निप्पीगन झील। ये कनाडा की प्रमुख झीलें हैं। कहाँ की? कनाडा की प्रमुख झीलें। अब देखिए अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कनाडा को अलास्का से कौन अलग करता है? कनाडा को अलास्का से कौन अलग करता है? भाई कनाडा है, यहाँ अलास्का है। अगर अलग नहीं कोई करेगा तो भाई यूएसए और कनाडा के बीच हमेशा विवाद बना रहेगा, जैसे हमारा और पाकिस्तान के बीच बना रहता है। लेकिन कनाडा और यूएसए के बीच कभी विवाद अलास्का को लेकर नहीं हुआ है। तो भाई नहीं हुआ है तो इसे अलग कौन करता है? इसकी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए सीमा रेखा का निर्धारण करता है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। याद रखिएगा अलास्का को कनाडा से अलग करने का काम कौन करता है? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, अलास्का को कनाडा से अलग करने का कार्य कौन करता है? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं, तो भाई कनाडा को अमेरिका से अलग कौन करता है? देखिए कनाडा और अमेरिका के बीच आपने कभी नहीं सुना होगा कि सीमा विवाद चल रहा है। सीमा विवाद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इन लोगों ने अपनी सीमाओं का निर्धारण बहुत पहले कर लिया है। आज के समय में इन दोनों के बीच सीमा का विवाद नहीं है। तो देखेंगे कनाडा और यूएसए के बीच सीमा निर्धारण के लिए 3 चीज़ों का सहारा लिया गया है। ध्यान से सुनिए, कनाडा और यूएसए के बीच सीमा निर्धारण के लिए 3 चीज़ों का सहारा लिया गया है। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाले क्षेत्र तक जो सीमा का निर्धारण किया जाता है वो है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 49 डिग्री अक्षांश रेखा। याद रखिएगा 49 डिग्री अक्षांश रेखा। कहाँ से लेकर? इस वाले प्रशांत महासागर के तट से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर आपको दिख रहा होगा ये दिख रही हैं, ये 5 झीलें हैं और इन 5 झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स। क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स याद रखिएगा कनाडा और यूएसए के बीच में है। ग्रेट लेक्स कहाँ है?
कनाडा और यूएसए के बीच में। ये सबसे बड़े मीठे पानी का जल समूह है, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का जल समूह है जो झीलों से मिलकर बना है। तो देखेंगे कनाडा और यूएसए के बीच एक पहला जो सीमा निर्धारण किसने किया, 49 डिग्री अक्षांश रेखा ने। फिर दूसरा सीमा निर्धारण किसने किया, इन पांचों झीलों ने मिलकर, जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। देखिए इन झीलों के नाम क्या हैं, देखिए ये वाली झील है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। ठीक है, तो कौन सी है ये, सुपीरियर। फिर देखिए ये वाली झील है मिशिगन झील, मिशिगन झील। सुपीरियर के बगल में कौन है, मिशिगन। ये पांचों झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर देखेंगे ये वाली तीसरे नंबर की, यहां से तीसरे नंबर की झील कौन है, इसका नाम है ह्यूरन झील, ह्यूरन झील। क्या नाम है, ह्यूरन झील। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन। इस वाली झील का क्या नाम है, इसका नाम है इरी झील। क्या नाम है, इरी झील, इरी झील। कितनी झीलें हो गई, सुपीरियर हो गई क्रम से, मिशिगन हो गई, ह्यूरन हो गई, इरी हो गई, और अंत में कौन सी, ये वाली झील, इसका नाम है ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील। ठीक है, तो भाई देखिए कनाडा और यूएसए के बीच 5 झीलें हैं और इन 5 झीलों का नाम क्या है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटेरियो झील। पांचों झीलें हैं, ये पांचों क्रम से हैं। देखेंगे इरी और ओंटेरियो के बीच, इरी और ओंटेरियो के बीच यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। जलप्रपात मतलब ऊपर से जो पानी गिराते हैं, नदियाँ जब ऊपर से पानी गिराती हैं तो नीचे जो पानी गिरता है उसको क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। तो इन दोनों नदियों के बीच एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। क्या नाम है, नियाग्रा जलप्रपात। याद रखिए क्या नाम है, नियाग्रा जलप्रपात। ये 51 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, 51 मीटर ऊंचा है। इरी और ओंटेरियो के बीच, दोनों झीलों के बीच में एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा, नियाग्रा। ठीक है, याद रहेगा कौन सा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। फिर देखेंगे 2 चीजें हो गई, 49 डिग्री अक्षांश रेखा दोनों के बीच, 5 झीलें कनाडा और यूएसए के बीच। फिर इन पांचों झीलों से एक नदी की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी। देखेंगे ये सेंट लॉरेंस नदी यहां जाके न्यू फाउंडलैंड के प्रायद्वीप के दक्षिण में सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। एक खाड़ी यहां भी बनती है, किस नदी के परिणाम स्वरूप, सेंट लॉरेंस के परिणाम स्वरूप। सेंट लॉरेंस नदी की उत्पत्ति इन झीलों से होती है और ये सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और यूएसए की सीमा का निर्धारण करती है, जो तीसरी निर्धारक है। कहाँ गिरती है, ये न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड होता है जो है प्रायद्वीप है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। याद रखिएगा न्यू फाउंडलैंड प्रायद्वीप जो है ये वाला, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री जल में ठंडी और गर्म जलधाराएं, कौन सी, ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, जिस कारण समुद्र की वनस्पति, जिसको प्लैंकटन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लैंकटन। देखो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, न्यू फाउंडलैंड के पास, कहां पर, न्यू फाउंडलैंड के पास, न्यू फाउंडलैंड के पास, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र बनता है। और क्यों बनता है, क्योंकि यहां पर समुद्री घास, जिसका नाम क्या है, प्लैंकटन। क्या नाम है, प्लैंकटन। प्लैंकटन समुद्री सतह पर आ जाती है, ऊपर तल पे आ जाती है समुद्र की सतह पर, और भाई समुद्री घास को खाने के लिए मछलियां इकट्ठी होती हैं और यहाँ के मछुआरे जाल फेंककर मछलियों को पकड़ते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र कहाँ बनता है, न्यू फाउंडलैंड प्रायद्वीप के पास। एक चीज याद रखिएगा, मत्स्य क्षेत्र वहीं पर अधिक होगा जहां पर समुद्र में ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलेंगी। ठंडी और गर्म जलधाराएं जहां पर आपस में मिलेंगी वहीं पर दुनिया के सबसे ज़्यादा मत्स्य क्षेत्र बनेंगे। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र कहाँ बनता है, न्यू फाउंडलैंड में। कहाँ पर, न्यू फाउंडलैंड में। देखो यहाँ न्यू फाउंडलैंड में, कहाँ पर बनता है, न्यू फाउंडलैंड में। और ये कहाँ है न्यू फाउंडलैंड,
कनाडा में है, याद रखिएगा कहाँ है, कनाडा में। और इसी के दक्षिण में इन 5 झीलों से, ग्रेट लेक से आने वाली कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी अपना मुहाना बनाती है, अपनी खाड़ी बनाती है। चलिए इसके बाद देखो, मैंने बताया ना इसके दक्षिण में कौन है, फंडी की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी में दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। चलिए तो देखिए आप काफ़ी चीज़ें जान गए, ध्यान से देखो, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कनाडा वाले क्षेत्र को, बेरिंग जल संधि के उत्तर में कौन है, एशिया। और एशिया और अलास्का के बीच में, अलास्का के बीच में कौन जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। आर्कटिक महासागर के दक्षिण में कौन है, ब्यूफोर्ट सागर। और ब्यूफोर्ट सागर के दक्षिण में किसकी खाड़ी है, मैकेंजी की खाड़ी है। ठीक है, ये मैकेंजी नदी यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, जो ग्रेट बियर, ठीक है, ग्रेट स्लैब, अथावास्का और रेंडियर से मिलकर बनती है, या मैकेंजी नदी इन झीलों से होकर जाती है और उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर के पास खाड़ी बनाती है। फिर देखेंगे हडसन की खाड़ी है, हडसन जल संधि है, यहाँ पर बफिन की खाड़ी है, यहाँ डेविस जल संधि है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसको ग्रीनलैंड कहा जाता है, जो डेनमार्क के अधिकार में है। यहाँ आइसलैंड है, यहाँ डेनमार्क जल संधि है। यहाँ पर लेब्राडोर सागर है, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर सारगेसो सागर है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है सारगेसो सागर कहाँ है, तो नॉर्थ अटलांटिक के दक्षिण में सारगेसो सागर है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अमेरिका के बारे में, यूएसए के बारे में। आप अलास्का भी जान गए और कनाडा भी जान गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना, अलास्का को कनाडा से अलग करने के लिए कौन है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 141 डिग्री कौन सा, पश्चिमी देशांतर। कनाडा को यूएसए से अलग करने के लिए 3 आधार हैं, एक 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो यहाँ से यहाँ तक है, फिर ग्रेट लेक्स, ये 5 झीलें, और फिर कौन, सेंट लॉरेंस नदी। ये कनाडा को यूएसए से अलग करती हैं। अब यूएसए में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जरूरी हैं। चलिए देखेंगे यूएसए में पहला तो आपने देखा कि यहाँ पर एक डिजर्ट है। कौन सा डिजर्ट है, मोजेब डिजर्ट। मैंने अभी लिखा था कौन सा डिजर्ट, मतलब मरुस्थल कौन सा है, मोजेब। फिर देखेंगे यहाँ पर इन झीलों से केवल सेंट लॉरेंस नदी की उत्पत्ति नहीं होती, यहाँ की एक प्रमुख नदी की भी उत्पत्ति होती है, और इस नदी का नाम होता है, जो इन झीलों से बनती है, इसका नाम है मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी। नाम सुना होगा आपने, कहाँ बहती है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। मिसिसिपी नदी ये कहाँ से बनती है, इन 5 झीलों से, मतलब ग्रेट लेक से बनती है, और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ पर, मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। क्या नाम है, मिसिसिपी नदी। ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है रेड नदी। क्या नाम है, रेड नदी। ठीक है, फिर देखेंगे यूएसए में मिसिसिपी नदी के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, याद रखो, शीतोष्ण घास के मैदान। और इस घास के, शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, पेरीज कहा जाता है, याद रखिएगा, पेरीज। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान। अमेरिका का जब विकास हुआ शुरुआत में, जब 1492 ईस्वी में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को खोजा, तो इसी क्षेत्र को, इसी मैदानी क्षेत्र को साफ करके यहाँ पर गेहूं की फसल का उत्पादन किया गया था। और 1950 के दशक में यहाँ पर इतना ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ कि यहाँ के लोगों ने गेहूं के बम्पर उत्पादन को देखते हुए जो पुराना स्टॉक में रखा हुआ गेहूं है, उस गेहूं को अटलांटिक महासागर में मछलियों के लिए जहाज में लादकर डाला था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर खेतों के आकार बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पर बड़े बड़े खेत, और या फिर आप कहो बड़े बड़े खेत की फील्डें पाई जाती हैं। यहाँ पर गेहूं की पैदावार अच्छी खासी होती है। चलिए तो देखेंगे, पेरीज शीतोष्ण घास के मैदान है, और इसी पेरीज के उत्तर में यहाँ पर एक नेशनल पार्क पाया जाता है जो बहुत फेमस है, और अक्सर पूछ लिया जाता है कि कहाँ पाया जाता है। इसका नाम है, देखिए, येलोस्टोन नेशनल
पार्क, याद रखिएगा येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये कहाँ है भाई, यूएसए में है। ठीक है, इसी पेरिस के घास के मैदान के उत्तर में येलोस्टोन नेशनल पार्क पाया जाता है। फिर देखेंगे यहाँ पर एक पठार भी है। ठीक है तो दो पठार है ना, दो पठार है। एक है यहाँ पर कोलोराडो को पठार, कौन सा, यूएसए में कौन सा है, कोलोराडो का पठार, और एक है मैक्सिकन पठार। मैक्सिको में कौन सा, मैक्सिकन पठार, कौन सा पठार है, मैक्सिकन पठार। यहाँ पर दो पठार पाए जाते हैं, एक कोलोराडो को पठार, कोलोराडो का पठार, और इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है मैक्सिकन का पठार। इस वाले क्षेत्र में कौन सा पठार, मैक्सिकन का पठार, इस वाले क्षेत्र में। यहाँ कोलोराडो का पठार और यहाँ पर कौन, मैक्सिको का पठार। ठीक है, चलिए दो मरुस्थल हैं, कौन कौन से देखिए, ध्यान से देखिएगा, मोजेब मरुस्थल और यहाँ पर सोमरन मरुस्थल, मोजेब मरुस्थल, सोमरन मरुस्थल। अब देखेंगे यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण कौन करता है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो दोनों का निर्धारण, दोनों की सीमाओं का निर्धारण एक नदी करती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। क्या नाम है, रियो ग्रांडे नदी, याद रखिएगा। यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, देखिए रियो ग्रांडे नदी। ये नदी मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी, रियो ग्रांडे नदी, ये दिख रही होगी आपको, इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। और कहाँ जल गिराती है, मैक्सिको की खाड़ी में। देखेंगे मैक्सिको में आपने जब डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, तब देखिए उन्होंने मैक्सिको की तरफ दीवार बनाने की बात कही थी। और आपने सुना होगा कि मैक्सिको के लोगों ने और यूएसए के लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था। तो वो इसी क्षेत्र में दीवार बनाने की बात कर रहे थे, बड़ी दीवार बनाने की बात कर रहे थे, ताकि मैक्सिको के लोग यूएसए ना आ सकें। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक रूप से दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण कौन नदी करती है, रियो ग्रांडे नदी करती है। अब मैक्सिको में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मैक्सिको में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, क्या नाम है उसका, पोपो ज्वालामुखी। क्या नाम है, पोपो ज्वालामुखी, याद रखिए मैक्सिको में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, पोपो ज्वालामुखी। ठीक है चलिए अब देखेंगे मैक्सिको में कौन सा ज्वालामुखी है, पोपो ज्वालामुखी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने बताया कौन सा, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है ये, और यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है चलिए यहाँ पर कौन है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब देखो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है, पनामा नहर। कौन सी नहर, पनामा नहर। ये किस किस को जोड़ती है, कैरेबियन सागर को किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से। यहाँ पर वेस्ट इंडीज कंट्री है, ये क्यूबा है, ये कौन सा है, फ्लोरिडा जल संधि है, ये युकाटन चैनल है, क्यूबा और युकाटन प्रायद्वीप के बीच, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ये अपलेशियन पर्वत है। ठीक है, ये मिसिसिपी नदी है, ये कौन है, रेड नदी है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण शहरों के नाम, है ना, महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं। तो देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। आपने सुना होगा कई बार नाम मैसाचुसेट्स। आपने अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन में बोस्टन नाम भी सुना होगा। कौन सा, बोस्टन। एक देखिए मैसाचुसेट्स और एक नाम है बोस्टन। बोस्टन टी पार्टी है, इतिहास में काफ़ी फेमस रही है ना। ब्रिटेन के जहाज जिसमें चाय भरी हुई थी, बोस्टन बंदरगाह पर आने पर यहाँ के नागरिकों ने उनका विरोध दर्शाने के लिए क्या कर दिया था, उन जहाज़ों में जो चाय के पैकेट थे, बड़े बड़े बॉक्स थे, उन्हें समुद्र में फेंक दिया था। तो इसी कारण बोस्टन टी पार्टी नामक एक घटना बड़ी फेमस रही। तो ये यहीं पर है, मैसाचुसेट्स के नीचे दक्षिण में बोस्टन नामक बंदरगाह है। फिर देखेंगे मैसाचुसेट्स के दक्षिण में यहाँ पर ये वाला भाग, ये न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क का आपने कई बार नाम सुना होगा। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए के किस क्षेत्र में, किस तट पर, पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क। फिर देखेंगे न्यूयॉर्क के दक्षिण में फिलाडेल्फिया है। कौन है, फिलाडेल्फिया। ये भी एक महत्वपूर्ण शहर है, फिलाडेल्फिया।
फिलाडेल्फिया। क्या नाम है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया किसके दक्षिण में? न्यूयॉर्क के दक्षिण में। फिर देखेंगे यूएसए की राजधानी जिसको आप कहते हो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? फिलाडेल्फिया के दक्षिण में और अपलेशियन पर्वत के कहाँ पर? पूरब में। और साथ ही साथ यूएसए की किस तटवर्ती सीमा पे? किस तटवर्ती? पूर्वी तटवर्ती सीमा पर वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? वाशिंगटन डीसी कहा जाता है। ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यहाँ पर। तो कितने शहर हो गए महत्वपूर्ण? मैसाचुसेट्स, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन डीसी। फिर देखेंगे इन सब के अलावा कुछ यहाँ पर भी दो महत्वपूर्ण शहर हैं और इनका नाम है, देखिए इनका नाम है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, हाईटेक है लॉस एंजल्स। इसको फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लॉस एंजल्स में क्या होती हैं? फिल्में सबसे ज़्यादा हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं। ठीक है, क्या? लॉस एंजल्स में। इसके अलावा देखिए इसी लॉस एंजल्स के दक्षिण में यहाँ पर एक घाटी है। ठीक है, याद रखिएगा लॉस एंजल्स के दक्षिण में एक घाटी है और इस घाटी का नाम है मृत घाटी। क्या नाम है? मृत घाटी। लॉस एंजल्स के दक्षिण में एक घाटी है और इस घाटी का नाम क्या है? मृत घाटी। याद रखिएगा कौन सी घाटी है? मृत घाटी। ठीक है, कौन सा? मृत घाटी। फिर देखेंगे लॉस एंजल्स के उत्तर में एक महत्वपूर्ण शहर है जिसको कहते हैं सैन फ्रांसिस्को। क्या कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर भी मूवी का अच्छा खासा प्रभाव है और अच्छी खासी मूवियाँ यहाँ पर हॉलीवुड की बनाई जाती हैं सैन फ्रांसिस्को सिटी में। सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, कहाँ पर है? ये है सैन फ्रांसिस्को। ये क्या है? लॉस एंजल्स। यहाँ पर क्या है? मृत घाटी। ये क्या है? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ठीक है, तो देखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में ये जानकारी थी जो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, अच्छे तरीके से समझनी है और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगर इतनी जानकारी आपके पास उपलब्ध है तो आपसे परीक्षा में आने वाला हर सवाल, हर प्रश्न बनेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।